प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए एक जो महत्वपूर्ण जो शर्त थी और वो शर्त ये थी कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार नहीं होना चाहिए। इस बिंदु को हमने पढ़ा था। वहीं पर लेखक ने साथ में ही नैतिकता की बात भी कही थी, नीतिपरायणता की बात भी कही थी। उसी क्रम में आगे हम बात कर रहे हैं कि अंतिम बात मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता वह है कि लोगों में सार्वजनिक अंतरात्मा हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ न कुछ अन्याय हर देश में होता है, लेकिन अन्याय की मात्रा समान नहीं है। कुछ देशों में अन्याय का प्रभाव बहुत अधिक है, कुछ ऐसे भी हैं जो अन्याय के बोझ से एकदम पीछे जा रहे हैं। बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात ले सकते हैं। इन लोगों को कुछ ऐसे अन्यायों को सहन करना पड़ा है जिन्हें ईसाइयों को कभी सहन नहीं करना पड़ा। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए, उसमें अगली जो शर्त बता रहे हैं वो है सार्वजनिक अंतरात्मा। यहाँ पर सार्वजनिक अंतरात्मा के तात्पर्य को समझना भी होगा, जो कि आगे लेखक इसको स्पष्ट भी कर रहा है। और एक बात यहाँ पर यह है कि सार्वजनिक अंतरात्मा से संबंधित जो बात करना चाह रहा है वो यहाँ पर यहूदी और ईसाइयों को लेकर के उदाहरण दे रहा है कि यहूदियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए और जितने अत्याचार यहूदियों पर हुए ईसाइयों को कभी भी सहन नहीं करने पड़े। वहाँ पर भी यानी कि सार्वजनिक अंतरात्मा का परिचय नहीं मिला, और मिला तो कम से कम मिला। इसी बात को आगे लेखक और भी अच्छे रूप से प्रस्तुत कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है। तो देखिएगा, इसका परिणाम यही हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को ही संघर्ष करना पड़ा। इंग्लैंड के ईसाइयों ने कभी मदद नहीं की। वास्तव में वे तो इसे पसंद करते थे। वास्तविक बात तो यह है कि वह इस अन्याय को पसंद करते थे। इंग्लैंड के एक ही आदमी ने यहूदियों की सहायता की। वह आदमी इंग्लैंड का बादशाह था। ये बात असाधारण लगेगी, लेकिन इसका कारण भी असाधारण था, और वह यह था पुराने ईसाई कानून के अनुसार कोई यहूदी बच्चा अपने मृत पिता की जायदाद का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता था। किसी और कारण से नहीं, केवल एक इसी कारण से कि वह यहूदी था, ईसाई नहीं था। जो भी बची कुची संपत्ति हो राज्य की ओर, उसका हकदार राजा होने के कारण वह संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी। राजा को यह सब अच्छा लगता था, वह प्रसन्न था। यहाँ पर जो लेखक की बात कर रहा है यहूदी और ईसाइयों की, तो यानी कि यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए और ईसाइयों को कभी ये सहन नहीं करने पड़े। इनमें सबसे बड़ा यानी कि जो अत्याचार बताया, वो ये अत्याचार बताया कि जो इंग्लैंड के जो लोग यानी ईसाई जो थे, ईसाई यहूदियों पर होते हुए अन्याय को पसंद करते थे, और इंग्लैंड के एक भी व्यक्ति ने यानी कि यहूदियों की सहायता नहीं की। और अगर कोई सहायता करने वाला था तो वो एक व्यक्ति था, और वो एक व्यक्ति इंग्लैंड का बादशाह था। लेकिन ऐसा वो क्यों करता था, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण था। उन्होंने बताया कि मान लीजिए कि जो पुरानी ईसाई जो कानून था, उस कानून के अनुसार अगर यहूदियों में किसी बच्चे का पिता अगर मर जाता तो उसकी सारी की सारी जो संपत्ति थी वो बादशाह के अधिकार में चली जाती थी। और किसी कारण से नहीं, केवल एक ही कारण से कि वह यहूदी था। यानी यहूदी होने के नाते उसकी सारी की सारी जो संपत्ति थी वो बादशाह के अधिकार में चली जाती। ऐसा ईसाइयों के साथ नहीं होता था, सिर्फ और सिर्फ यहूदियों के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार होता था। और जो बची कुची जो संपत्ति हो वो राज्य की ओर से उसका हकदार राजा होने के कारण वह संपत्ति राजा के अधिकार में ही चली जाती, और राजा को ये सब अच्छा भी लगता था, वह प्रसन्न भी था। अब वह उसमें से क्या करता था, यानी कि
यहूदियों के लिए वो क्या करता था, यहूदियों के साथ कैसा बर्ताव या व्यवहार करता था, यहूदियों के प्रति सद्भावना थी कि नहीं, इस बात को हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिएगा कि जब किसी मृत यहूदी की संतान अपना प्रार्थना पत्र लिए राजा के पास पहुंचती थी, तो राजा उनके मृत पिता की जायदाद में से थोड़ा सा कुछ उनको दे देता था और शेष अपने लिए रख लेता था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कभी किसी अंग्रेज ने यहूदियों की मदद नहीं की और यहूदियों को अपनी मुक्ति के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ा। यहाँ पर जो बात कर लेखक जो कहना चाह रहा है, वो बात यही बात कहना चाह रहा है। लेखक ये बात बता रहा है कि बादशाह हमेशा इस बात से खुश था। कौन से नियम से? संपत्ति के नियम की बात आती। यहूदियों के साथ वाली जो घटना थी कि यहूदियों में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मर जाता तो या कोई बच्चे का पिता मर जाता, उसकी सारी संपत्ति राजा के अधिकार में चली जाती थी। और वहाँ पर फिर क्या है कि उन यहूदियों में से, या फिर यूँ कहें कि वह जो बच्चा जो मृत पिता का उत्तराधिकारी है, वह अगर कोई प्रार्थना पत्र लेकर के जाता रहा बादशाह के पास, तो बादशाह उन्हें उसकी संपत्ति में से कुछ उन्हें देता और सब अपने पास रख लेता। कहने का तात्पर्य यहाँ पर उनके साथ अन्याय होता था, अत्याचार होता था, उनकी कोई भी यानी कि सहायता नहीं करता था, कोई उनके लिए आवाज़ बुलंद नहीं करता था। और यहूदियों को अपने इस हक के लिए स्वयं को ही उनको लड़ाई करनी पड़ी, स्वयं को ही उनको संघर्ष करना पड़ा था। इसी क्रम में यानी यहाँ पर लेखक आगे कह रहा है कि सार्वजनिक अंतरात्मा के होने या न होने का यह एक उदाहरण है। सार्वजनिक अंतरात्मा उस अंतरात्मा को कह सकते हैं कि जो हर अन्याय को देखकर विचलित हो उठती है। वह इस बात की परवाह नहीं करती कि उस अन्याय का शिकार किसे होना पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि चाहे उसे व्यक्तिगत रूप से उस अन्याय से कष्ट होता हो या न होता हो, जो कोई भी उस अन्याय का भाजन हो, उसे उस अन्याय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती। यहाँ पर लेखक सार्वजनिक अंतरात्मा के बारे में बात कर रहा है कि सार्वजनिक अंतरात्मा का तात्पर्य यह है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार या अन्याय हो रहा है, तो जो व्यक्ति उस होते हुए अत्याचार या अन्याय को देख रहा है, भले ही चाहे वो उससे जुड़ा हुआ हो या नहीं जुड़ा हुआ हो जिस व्यक्ति पर यह अन्याय या अत्याचार हो रहा है, और जो व्यक्ति उस पर यह अत्याचार या अन्याय कर रहा है, उसके विरुद्ध अगर वह व्यक्ति खड़ा हो जाता है या उस अन्याय का विरोध करता है, इसका मतलब ये सार्वजनिक अंतरात्मा का परिचय है। परंतु इंग्लैंड में ऐसा यहूदियों के साथ जो हो रहा था, उसमें ऐसा कोई भी शामिल नहीं था। यहाँ लेखक इस बात का परिचय देना चाह रहा है कि सार्वजनिक अंतरात्मा का जो तात्पर्य उन्होंने बताया कि अगर किसी निर्बल कमजोर पर किसी के द्वारा अत्याचार या अन्याय किया जा रहा है, तो उसका विरोध किया जाना चाहिए, भले ही चाहे वो उसके स्वयं पर नहीं हो रहा हो। इसी क्रम में यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि आप अफ्रीका का उदाहरण लें, एकदम ताज़ा उदाहरण। अब वहाँ जो लोग कष्ट पा रहे थे, वे भारतीय हैं क्या? नहीं। श्वेत चमड़ी वालों को कुछ असुविधा नहीं, तो भी रेवरेंड स्कॉट जो स्वयं श्वेत चमड़ी वाला है, इस अन्याय के विरुद्ध अपनी पूरी ताकत खर्च कर रहा है। पिछले दिनों मैंने पढ़ा है कि बहुत से लड़के लड़कियों ने जो स्वयं श्वेत जातियों के हैं, वे दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के संघर्ष में भाग लिया है। यही सार्वजनिक अंतरात्मा कहलाती है। यहाँ पर लेखक ने अफ्रीका का उदाहरण देते हुए ये बात कही कि श्वेत और अश्वेत के नाम पर जहाँ संघर्ष हो रहा था, और जो अश्वेत जो लोग थे, उन पर श्वेत चमड़ी वालों ने यानी गोरों लोगों के द्वारा अत्याचार किया जाता था, परंतु वहाँ पर भी सार्वजनिक अंतरात्मा का परिचय नहीं दिया। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा था, रेवरेंड स्कॉट, जो कि स्वयं श्वेत चमड़ी का था यानी गोरा था, लेकिन उन्होंने भी जो भारतीय ये संघर्ष कर रहे थे,
उस संघर्ष में उन्होंने पूरा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और ऐसे बहुत से जो लड़के लड़कियां थे, यानी कि उन्होंने भी, जो कि श्वेत जातियों के थे, दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों, या फिर दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों का जो ये संघर्ष चल रहा था, उसका उन्होंने पूरा साथ दिया। और इसी का नाम है सार्वजनिक अंतरात्मा। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता आपको व्यर्थ चोट पहुँचे, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम कितने भुलक्कड़ हैं। हम दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करते हैं, मैं अपने मन में सोचता रहता हूँ कि हम जो दक्षिण अफ्रीका की पृथक्करण की नीति के विरुद्ध इतना बायबेला मचाते हैं, जानते हैं कि हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, वह वहाँ है, हमें केवल जाकर उसे देखने की ज़रूरत है। हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, लेकिन तब भी मैंने शायद ही किसी को देखा हो जो स्वयं दलित वर्ग का न हो, लेकिन तब भी दलित वर्ग का पक्ष लेकर उठ खड़ा हो। यहाँ पर जो लेखक है सार्वजनिक अंतरात्मा का परिचय देते हुए सार्वजनिक अंतरात्मा के बारे में विभिन्न जो उदाहरण दिए हैं, जहाँ पर उदाहरण देने की वाली जो बात कही, इसमें एक तो यहूदी और ईसाई वाली जो बात कर दी, फिर दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत लोगों के मध्य संघर्ष की बात कही, भारतीयों के द्वारा चलाया जाने वाला जो संघर्ष था, आंदोलन था, उसकी बात बताई। वहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर लेखक ये कहना चाह रहा है कि हम दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करते ही शोर शराबा करते हैं कि नहीं, जो अश्वेत हैं उनके ऊपर श्वेत लोगों के द्वारा किया जाने वाले अत्याचार का विरोध हमें करना चाहिए, और विरोध कर भी रहे हैं। लेकिन हम कभी ये बात नहीं देखते कि हमारे भारत देश में ऐसी स्थितियां जगह जगह देखने को मिलती हैं, और वहाँ पर सार्वजनिक अंतरात्मा का परिचय ना तो हम देते हैं और ना ही हमें ऐसा देखने को मिलता है। और वो स्थिति यहाँ पर लेखक ने बताई कि यहाँ हर गांव है वो दक्षिण अफ्रीका है। और याद रखिएगा, यहाँ पर ये प्रश्न भी बनता है कि हमारे हर गांव में दक्षिण अफ्रीका है, अर्थात वहाँ पर इस तरह के अत्याचार अन्याय होते हैं। जो शोषित पीड़ित जो लोग हैं, जिनको दलित वर्ग भी कहा गया है, या यूँ कहें कि जो निर्बल और असहाय हैं, उनके ऊपर लोगों के द्वारा या बहुमत के जो लोग हैं उनके द्वारा अत्याचार और अन्याय किया जाता है। लेकिन उन लोगों की सहायता करने के लिए कोई व्यक्ति उनका पक्ष नहीं लेता, कोई यानी कि उनकी सहायता नहीं करता। उन्हें हमेशा स्वयं को ही यह अत्याचार और अन्याय सहन करना पड़ता है, या फिर उसके विरुद्ध उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ लेखक आगे कह रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं है। यदि यही होता रहा तो हम अपने में और अपने भारत में ही कैद बने रहेंगे। अल्पमत वाले जो इस समय अन्याय तले पिस रहे हैं, बहुमत वालों से कभी किसी प्रकार की सहायता न प्राप्त करेंगे, जिससे वे इस अन्याय से मुक्त हो सकेंगे। इन सब से भी विद्रोह की भावना बढ़ती है, जिससे फिर प्रजातंत्रवाद को खतरा पैदा हो जाता है। यहाँ पर लेखक वही बात दोहरा रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष पर अगर अत्याचार या अन्याय हो रहा है और उसका अगर विरोध नहीं किया जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि वहाँ विद्रोह की भावना ही भड़कती है, और उसके कारण कोई भी जो देश है वो आगे नहीं बढ़ सकता। और प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था उसके लिए तो ये सबसे ज़्यादा खतरा बना हुआ है। इसलिए हमारे देश में भी जहाँ पर भी जिन निर्बल असहायों पर अगर इस तरह की कोई स्थिति बनती है या अत्याचार या अन्याय होता है, तो हमें सार्वजनिक अंतरात्मा का परिचय निश्चित रूप से देना चाहिए। आगे यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो कुछ मैंने कहा वह कोई ऐसे पीटे पिटाई स्त्री सिद्धांत नहीं है जिनका किसी राजनीति शास्त्रज्ञ ने आविष्कार किया हो। भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिक इतिहासों का अध्ययन करने से मेरे अपने मन पर जो संस्कार पड़ा, ये सब उसी का चित्र मात्र है। मेरा विश्वास है कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक शर्तें हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो बात लेखक ने कही
वो बात ये कही कि यानी कि ये कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा बताई गई बातें नहीं हैं, बल्कि ये स्वयं अपना जो अध्ययन है, विभिन्न जो देश हैं, उन देशों का जो इतिहास है, वहाँ की जो राजनीतिक जो स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों को देख करके जो लेखक के मन में जो विचार उत्पन्न हुए, उनको उन्होंने प्रस्तुत किया। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में जो कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक शर्तें, पाठ में कई बातें प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को सफल बनाने के लिए बताई गई हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, बच्चों के द्वारा ज़्यादातर ये कही गई जाती है कि सर इसमें यानी कि बोरियत सी महसूस होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये यानी कि राजनीतिक रूप से ये लेख जुड़ा होने के कारण इसकी जो भाषा है वो उससे प्रभावित है। हाँ, ध्यान रखिएगा कि इसमें मैं फिर से उन बातों को दोहरा रहा हूँ जो लेखक ने यहाँ पर बताई हैं। उनमें एक बात ये गई कि यानी कि सत्तारूढ़ दल है 5 साल में एक बार जनता के सामने रूबरू होगा। नंबर बात 2, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। नंबर बात 3, विधान संबंधी नैतिकता का पालन होना चाहिए। नंबर 4, कानून के सामने सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। कहीं भी किसी भी तरह की कोई पक्षपात वहाँ पर नहीं होना चाहिए। अल्पमत का बहुमत पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। और अंतिम बिंदु है सार्वजनिक अंतरात्मा का परिचय यहाँ पर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है अपना पूर्ण होता है। अब हम फिर से यानी कि एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।